अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम असातिज़ा इकराम, माज़रत के साथ दूसरा वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब कुछ लोगों ने मिलकर कहा कि सर अगले वीडियो का इंतज़ार चल रहा है, बच्चों के एग्ज़ाम से कंप्यूटर बिज़ी था इसलिए मैं नहीं अपलोड कर सका। अब मेरे पास वक्त है, इंशाअल्लाह मैं अब अपलोड करूँगा। हम लोग पढ़ रहे बरक़े रवां का वीडियो हिस्सा नंबर 2, जिसमें जमात हफ्तुम सबक नंबर 8 का बरक़े सुकूनी और उसके बाद जमात हश्तुम सबक नंबर 4 बरक़े रवा और मक़नातीसियत। तो ये दो चीज़ों को मिलाकर मैं इनके दो वीडियोस बना रहा हूँ। वीडियो हिस्सा 2 में आपका खैर मक़दम करता हूँ। चलते हैं सीधा पॉइंट की तरफ। पिछली वीडियो में बरक़े सुकूनी का जहाँ तक हुआ था उसके आगे एक छोटा सा पॉइंट है सोन वर्क बरक़नुमा, और सोन वर्क बरक़नुमा के अंदर 2-3 छोटी छोटी चीज़ें मुझे आपको समझानी है। वो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि निहायत ही छोटे बरक़ी बार की मौजूदगी का पता लगाने के लिए सोन वर्क बरक़नुमा का इस्तेमाल होता है। अब हर बार मैं ये जुमला अगर दोहराऊँ तो आप लोग इरिटेट हो जाएंगे कि सवाल बनाते रहिए, तो प्लीज़ बनाते रहिए। पहला ही जुमला आ गया आपके सामने, मैं इसको 2 तरह के सवाल में बदल सकता हूँ। सवाल आप नोट करना शुरू कीजिए। पेन कापी अगर आपके हाथ में नहीं तो प्लीज़ पॉज कीजिए, पेन और कापी हाथ में लीजिए, आपकी नोटबुक हाथ में लीजिए और उसके बाद जो है तो सवाल बनाना शुरू कीजिए। तो पहला सवाल कि निहायत ही छोटे बरक़ी बार की मौजूदगी का पता लगाने के लिए डैश का इस्तेमाल होता है। वोल्ट मीटर, एम मीटर, मिली एम मीटर, सोन वर्क बरक़नुमा। जवाब रहेगा सोन वर्क बरक़नुमा। या इसी का मैं दूसरा सवाल बना दूं कि सोन वर्क बरक़नुमा का इस्तेमाल डैश का पता लगाने के लिए होता है। निहायत ही छोटे बरक़ी बार, बड़े बरक़ी बार, मुस्बत बरक़ी बार, मनफी बरक़ी बार। जवाब होगा सोन वर्क बरक़नुमा। तो हम सवाल बनाते हुए चलेंगे। आपने उम्मीद है 2 सवाल लिखना शुरू किए होंगे और इसको वीडियो को पॉज कर दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब सोन वर्क बरक़नुमा के फंक्शनिंग और इसमें 2-3 छोटी छोटी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, वो समझना है। ये आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है सोन वर्क बरक़नुमा का। ये सोन वर्क बरक़नुमा है। ये शीशे के एक जार के अंदर हम सोने की 2 छोटी छोटी पत्तियाँ यहाँ पर लगा देते हैं। ये एक पत्ती, ये एक पत्ती, 2 पत्तियाँ। उससे धाती सलाख जुड़ी हुई होगी। ये धाती सलाख बाहर तक आएगी। ये धाती खर्स है, खर्स मतलब टिकिया, तो ये टिकिया यहाँ पर होगी। और हम करते क्या हैं इसको कि जब किसी भी बरक़ी बारदार चीज़ को इसके करीब लाते हैं तो बरक़ी बार इस पर मुंतकिल होगा। धाती खर्स उस सलाख को मुंतकिल करेगी और सलाख को मुंतकिल करने के बाद ये बरक़ी बार सोने की पत्तियों पर आएगा। जैसे ही सोने की पत्तियों पर आता है, दोनों पर एक जैसा बरक़ी बार होने की वजह से दोनों एक दूसरे से दफ़ा का अमल करके फैल जाएंगी और इनके दफ़ा के अमल को, इनके फैलाव को देखकर हम पता लगाते हैं कि यहाँ पर बरक़ी बार मौजूद है। अब ये थ्योरी है इसकी टोटल कि फैलती क्यों है, तो बरक़ी बार एक जैसा होने की वजह से। अब चलते हैं इसके आगे। जो मैंने पॉइंट रखा है कि सोने के निहायत महीन मतलब पतले वर्क इस्तेमाल करते हैं। जार सोन वर्क बरक़नुमा को ज़ोर से झटक दिया जाए तो टूट जाते हैं वो। क्यों? बरक़ी बार बहुत कम है, इसलिए बहुत छोटी पत्तियां यहाँ पर हमको इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, हल्की पत्तियां इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और हम उनसे दफ़ा का अमल देख सकते हैं। वो आसानी से हिलेंगी, वज़नी हो जाएंगी तो दफ़ा का अमल नहीं करेंगी। एक पॉइंट। सोना इसलिए इस्तेमाल करते हैं इसमें कि सोना एक ऐसी धात है जिसकी वर्क पजीरी, तार पजीरी की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। बहुत थोड़े से सोने के टुकड़े के हम बहुत लंबे लंबे वर्क बना सकते हैं इसलिए। फिर उसके बाद ये बर्क़ धात होने की वजह से बर्क़ का मौसिल होता है। अगर बरक़े मौसिल की इसके अंदर सलाहियत अगर नहीं होती तो सोना हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो ये सोना बर्क़ का मौसिल होता है। फिर ये मैंने आपको जहन में रहे इसलिए आपको मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दिया हुआ है कि एक सा बरक़ी बार सोने की पत्तियों पर आता है, तो पतले होने की वजह से आसानी से दफ़ा का अमल करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये सोन वर्क बरक़नुमा की पूरी थ्योरी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। चलते हैं फिर उसके बाद आगे बरक़नुमा में कि जैसे मैंने शुरू में सवाल बोला था वैसे सवाल यहाँ पर इस तरह के सवाल बन सकते हैं। मैंने एक सवाल सैंपल के तौर पर स्क्रीन पर आपके सामने रखा है। सवाल है कि सोन वर्क बरक़नुमा का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। ऑप्शन मैंने कैसे डाले हैं देखिए, खुशनुमा नज़र आने के लिए। ये ऑप्शन किन के लिए है? जो बिल्कुल साइंस से दूर है और उनके जहन में सिर्फ एक लॉजिक आएगी। पहला सवाल पढ़ने के बाद पहला ऑप्शन उनके सामने आएगा कि सोना है, कुछ ना कुछ खुशनुमा दीदा ज़ेब होना इसलिए इस्तेमाल करते, तो वो लोग ये ऑप्शन को टिक कर देते हैं। जब जो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके जो टिक करेंगे ना, वो लोग ये टिक करेंगे। उसके बाद दूसरा कि बरक़ी बार की मौजूदगी का पता लगाने के लिए ये इसका करेक्ट आंसर है बी।
उसके बाद बरक़ी-रव का मुताला करने के लिए, कशिश के अमल का मुशाहिदा करने के लिए ये कोई इसके ऑप्शन नहीं हो सकते। ये एक सवाल। उसके बाद सोनवर्क बर्क़नुमा का अगला, बर्क़नुमा में बरक़ी बार की मौजूदगी का पता लगाने के लिए किस धातु का इस्तेमाल करते हैं? तो चांदी, तांबा, सोना और ये एल्यूमिनियम। जवाब इसका डेफिनेटली सी है, सोना। चलिए उसके बाद चलते हैं बिजली का चमकने का एक प्रोसेस, कि बिजली चमकती कैसे है और ज़मीन पर गिरती तो गिरती कैसे है। इसके लिए बुक में ये एक जुमला लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको कि आसमान में जब बादल और हवा मिलते हैं, बादल हवा से टकराते हैं, कंडेंसेशन यानी तकसीफ कहते हैं उसको, तो ऊपरी हिस्से के बादल में मुस्बत बरक़ी बार और नीचे के बादलों में मनफी बरक़ी बार होता है। मतलब ये उसके लिए बुक में ये फिगर दी हुई है। यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये बादलों में ऊपर मुस्बत बरक़ी बार है और नीचे मनफी बरक़ी बार है। बरक़ी बार का डिफरेंस है उसमें। और फिर जैसे ही दो बादल टकराते हैं, हवा के साथ टकराते हैं, तो ये ज़्यादा बरक़ी बार कम की तरफ बहेगा। बादलों में बिजली चमकती है तो आपने बादलों की तरफ देख के अपने आप को ये समझाना कि बरक़ी बार इधर ज़्यादा है, इधर कम है। कुदरत का उसूल है, ज़्यादा से कम की तरफ बहती है, तो ज़्यादा से कम की तरफ बरक़ी बार बह रहा है। वो बरक़ी बार का बहाव चमकता है, आवाज़ और रोशनी पैदा करता है, वो बिजली चमकती है। तो बिजली इस तरह से चमकती है। मैंने उसके और एक्सप्लेनेशन कि जब ज़मीन पर कोई बरक़ी बार नहीं होता, बादलों का बरक़ी बार ज़मीन की तरफ आने लगता है, जिससे रोशनी और आवाज़ भी पैदा होती है। अगर बिजली ज़मीन पर गिरती है का एक्सप्लेनेशन अगर मुझे देना है तो मैं बोलूँगा ज़मीन पर बरक़ी बार नहीं है और बादलों पर ज़्यादा बरक़ी बार है और बादल नीचे आ गए हैं, तो उसी सूरत में बिजली ज़मीन पर गिरती है। तो मतलब ज़्यादा से कम की तरफ का बहाव हो जाएगा। याद रखिए, हमेशा बिजली ऐसे वक्तों में गिरती है जब हवा का दबाव कम हो, हवाएं नहीं बह रही हैं, गर्मी वाला मौसम है, ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, उस वक्त में हमेशा बिजली गिरती। तेज़ हवाएं जब बहने लगी तो मैं बेफिक्र हो जाता हूँ कि बिजली नहीं गिर रही, भले बादल कितने भी नीचे नज़र आ जाए। हमारा एटीट्यूड साइंटिफिक होना चाहिए, तो फिर साइंस आपको याद नहीं करना पड़ती। चलते हैं आगे की तरफ। अब मैंने हेडिंग लगाई हुई इलेक्ट्रॉन और बरक़ी-रव की। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम सारी बात करने वाले हैं और उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रॉन और बरक़ी-रव की एग्जाम्पल हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और बरक़ी-रव का जो है तो उस ताल्लुक़ से जो चीज़ें हो सकती हैं वो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला पॉइंट जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन मनफी बरक़ी बारदार ज़र्रात होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 ज़र्रात होते हैं उनके अंदर, और वो 3 ज़र्रात में से इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा ज़र्रा है जो मरकज़े के बाहर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मरकज़े के अंदर गर्दिश करते हैं, सॉरी मरकज़े के अंदर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन गर्दिश करने के बाद दूसरा पॉइंट रखा मैंने यहाँ पर कि आम हालात में किसी भी सूरत में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपनी जगह तब्दील नहीं करते। आम हालात में इसलिए लिखना पड़ता है कि साइंस है, हर चीज़ एक क़ानून की तरह हर जगह नहीं चिपकाई जाती, इसलिए। वरना आप आमतौर पर मान लीजिए जितनी लेवल का साइंस हम पढ़ते हैं, कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको जगह बदलते हुए नहीं दिखेंगे। दिखेगा तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन हरकत करता हुआ नजर आएगा एक जगह से दूसरी जगह। इसकी भी 3 कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन जगह बदलने की 3 कंडीशंस है। उसमें क्या है, तो पहले आगे की तरफ चलते हैं हम लोग अगली स्क्रीन की तरफ कि इलेक्ट्रॉन अपने ही जौहर के एक मदार से दूसरे मदार में जा सकता है। जौहर का मदार मतलब इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल सोडियम में, तो पहले खौल में 2 इलेक्ट्रॉन मरकज़े की तरफ गर्दिश करेंगे, 11 में से 2 चले गए, 9 बचे हुए। 8 इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर के खौल में गर्दिश करते हैं, 10 हो गए। तीसरे में 1, पहले 2 लड़के एक करीब गर्दिश करने के लिए नहीं, उसका जवाब है कि ये प्रोटॉन को यानी मरकज़े को ज़्यादा कशिश करते हैं। कशिश ज़्यादा होती है तो फासले कम होते हैं, फासले कम होंगे इसलिए वो करीब गर्दिश करते हैं। इसको हम एनर्जी लेवल या तवानाई की सतह भी कहते हैं। तो जिसमें तवानाई की सतह के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन पहले, दूसरे या तीसरे खौल में आते हैं, एक जगह मिलकर पूरे 11 नहीं घूमते हो। तो एनर्जी लेवल अगर बदल जाए इनका तो ये वहाँ का वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है, ये किसी कीमियाई अमल में एक अंसर के जौहर से दूसरे अंसर के जौहर के मदार में पहुँच सकते हैं। एक अंसर का जौहर से निकल जाएगा और दूसरे अंसर के जौहर में पहुंच जाएगा। मैं इसके बाद के स्क्रीन में उसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। और उसके बाद तीसरी कंडीशन है, इसका भी स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इन 3 हालात में अपनी जगह बदलते हैं। ये 2 अलग अलग जौहर के मदार में मुश्तरक भी हो सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे कि जो थोड़ा आगे पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए बोल दूँ कि मैं हमगिरफ्त बंदिश की बात कर रहा हूँ, यानी कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। और ये ऊपर ये जो पॉइंट था ये हमारा आयनी बंदिश की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए तो ये इन चीज़ों की वजाहत करते हैं थोड़े अगले स्क्रीन पर। असल मुझे बरक़ी-रव पर बात करनी है, मगर चूँकि इलेक्ट्रॉन की हरकत की बात हो रही, डिटेल में चल रहे हैं हम लोग, इसलिए उस पर भी हम 1-2 मिनट का वक्त डाल सकते।
तो इलेक्ट्रॉन अपने ही जौहर के एक मदार से दूसरी मदार में जा सकते हैं का एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया आपको कि एनर्जी लेवल होता है, तवानाई की सतह होती है, उस हिसाब से ये करीब या दूर हो सकते हैं। अब उसके बाद जो पॉइंट है, ये जो लाल नज़र आ रहा है आपको, ये किसी कीमे अमल में एक अंसर के जौहर से दूसरे अंसर के जौहर के मदार में भी पहुंच सकते हैं। आयनी बंदिश, आयनी बंदिश कैसे? तो ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको डिस्प्ले लगाया, मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूँ आपके लिए ताकि आप इसको अच्छी तरह से देख सकें। अब ये पहला हिस्सा देखिए, सोडियम है। सोडियम में ये पहला खौल में 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये यहाँ पर, उसके बाद दूसरे में ये 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1। ये जब क्लोरीन के साथ अमल करेगा, हम खाने के नमक बनाने की बात कर रहे हैं, ये जब क्लोरीन के साथ अमल करेगा तो क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, 17 इलेक्ट्रॉन वाला आंसर है क्लोरीन। तो यहाँ पर एक कम है और यहाँ पर आखिर में एक ज़्यादा है, तो ये एक ज़्यादा एक कम की तरफ आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ने एक अंसर के जौहर से जगह बदल के दूसरे अंसर के जौहर में चला गया कीमियाई अमल के नतीजे में। तो होगा क्या? तो ये बनता है इस तरह से सोडियम क्लोराइड यानी आम नमक, ये 2 पहले खौल के और उसके बाद ये 8 दूसरे खौल के, इसमें भी पहले 2 फिर 8 फिर 8, इसका भी खौल मुकम्मल, इसका भी खौल मुकम्मल। मेरे जो टीचर्स देख रहे हैं, जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, समझिए उनके लिए कहता हूँ, मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन गर्दिश अनासिर कीमियाई अमल क्यों करते हैं, तो जवाब मैं सिखाता हूँ उसका कि ताकि अपने आखिरी खौल को मुकम्मल कर सकें। आखिरी खौल को मुकम्मल करना है मतलब इसके आखिर में एक खौल है, एक इलेक्ट्रॉन है आखिरी खौल में, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। इसके पास एक कम है, इसके पास एक ज़्यादा था, दोनों का काम पूरा हो गया, दोनों के खौल मुकम्मल होगा। ये देखिए यहाँ पर ये 2 8, ये 2 8 8, ये साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके मतलब जो लोग पढ़ा रहे हैं उनके लिए। चलते हैं फिर इसके बाद आगे की तरफ, और वो है हमगिरफ्त बंदिश। मुझे आपको समझानी है हमगिरफ्त बंदिश में क्या होगा कि ये जो एग्जांपल अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, मैं इसको भी थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लूँ। ये एग्जांपल देखिए, ये पानी, हम पानी पीते हैं, पानी बनता कैसे? अगर सवाल किया जाए आपसे तो साइंस के स्टूडेंट है, पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना आना चाहिए, उसको मालूमात होनी चाहिए, थोड़ी सी साइंस आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 1 2 ये 3 4 और ये 5 और 6, ये जो 6 डॉट नज़र आ रहे हैं आपको जाफरानी रंग के, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ये डॉट क्रॉस बोलते हैं इसको हम, ये क्रॉस मॉडल से यहाँ पर 2 क्रॉस, एक छोटा और ये दूसरा छोटा, यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैसें होती हैं और जब दोनों एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं तो करने के बाद ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में, साझेदारी में यहाँ पर ला लेता, दूसरा हाइड्रोजन भी यहाँ पर लाएगा। अब उसके बाद अगर आप देखें तो आपको लगेगा ये हाइड्रोजन का एक खौल में ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का 2, इसमें भी ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का 2। ऑक्सीजन गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी भी गुंजाइश जितनी 8 की वो भी पूरी हो गई। मेरा जुमला आपको याद है ना, मैंने कहा था अनासिर कीमियाई अमल क्यों करते हैं, तो जवाब देना आखिरी खौल को मुकम्मल करने के लिए। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि 2 तरीके से आखिरी खौल मुकम्मल होता है, या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कीजिए या एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन का लेन देन कीजिए। लेन देन करते हैं तो आयन बनता है आयनी बंदिश, साझेदारी करते हैं तो ये हमगिरफ्त बंदिश कहलाएगी। चलते हैं अगले स्क्रीन की तरफ हम आगे की, और वो है इलेक्ट्रॉन और बरखिरव। ये एक अहम हेडिंग यहाँ पर मैं शुरू कर रहा हूँ कि अब हम जो असल टॉपिक हमारा, जिस पर मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा मवाद नहीं है और बने, वो है बरखी बार के बहाव को बरखिरव यानी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट को उर्दू में हम कहते हैं बरखिरव, और वोल्टेज जिसको बोलते हैं ना आम ज़बान में, उसको हम बोलते हैं बरखी खवा, या बरखी खवा का फ़र्क पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो बरखी बार का बहाव होना चाहिए किसी तार में से, तब उसमें से करंट बहेगा। बरखी बार के बहाव को बरखिरव कहते हैं। सवाल बन गया इस पर, बरखी बार के बहाव को डैश कहते हैं या डैश के बहाव को बरखिरव कहते हैं। 2 सवाल इस पर बनते हैं। आप सवाल बना रहे होंगे, मैं बीच बीच में आपको याद दिलाता चलूँगा, प्लीज़ इरिटेट मत होइए। अब ये बहाव होता कैसे, अब ये समझना है हमको कि बरखी बार बहता कैसे है। फिर मैंने इसको हीडिंग इलेक्ट्रॉन और बरखिरव क्यों लगाई हुई है, ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो ये, किसी भी शय के बहाव के लिए सतह में फ़र्क का होना ज़रूरी है। ये कुदरत का उसूल है। चीज़ें हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ बहती हैं। एक तरफ ज़्यादा लेवल हो, एक तरफ कम हो, और बीच में रास्ता दे दिया जाए तो बहना शुरू हो जाएंगे।
हम अगर समझिए किसी शय को तिरछा रख दें, इसके ऊपर से कोई चीज़ यूँ स्लोप में छोड़ दें तो ये ज़्यादा सतह, ये कम सतह, ज़्यादा से कम की तरफ चीज़ें बहना शुरू होंगी। तो बहाव के लिए फ़र्क, सतह में फ़र्क होना ज़रूरी, मुसलसल बहाव के लिए सतह में मुसलसल फ़र्क का होना भी ज़रूरी होता है। तो अब देखते हैं हम लोग कि बरक़ी रोज़ और इलेक्ट्रॉन के ताल्लुक़ से मैं ये चीज़ें क्यों कह रहा हूँ कि बहाव कैसे हम पढ़ रहे हैं, ध्यान में रखिए, बरक़ी बार बहता कैसे। चलिए आगे चलते हैं अगले स्क्रीन की तरफ, और उसमें मैंने यहाँ पर एक छोटा सा, समझिए ये पहले आपको सेल नज़र आ रहा है, सेल बरक़ी खाना, एक से ज़्यादा लगा दिया आपने सेल तो फिर उसको बैटरी बोले। एक सेल लगा हुआ है तो उसको सिर्फ हम बरक़ी खाना, पावर सप्लाई, इस तरह के लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। इसके दो सिरे होते हैं, दो सिरे में ये पहला सिरा आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया, और वो है कि ज़्यादा बरक़ी बार, क्या मैंने जिसको मुस्बत जो है तो अलामत लगाई हुई। मैं यहाँ पर आपके जहन में ये बात डालना चाह रहा हूँ कि जो बरक़ी बार ज़्यादा होता है, जिस पर बरक़ी बार की सतह ज़्यादा होती है, उसको मुस्बत कहते हैं। फिर ये अगला सिरा नज़र आ रहा है आपको, कम बरक़ी बार, नीचे वाला नेगेटिव, तो कम है इसलिए नेगेटिव है। अब उसके बाद ये जो रहेगा, समझो ये बरक़ी बार ज़्यादा से कम की तरफ बहाने के लिए हमको यहाँ पर ये इस तरह से तार जोड़ देते हैं। बरक़ी दौर में तार जोड़ दिया आपने, इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि आपने ज़्यादा से कम बरक़ी बार की तरफ बहाव के लिए रास्ता पैदा किया है, जो मैंने आपको शुरू में कहा था। रास्ता पैदा करने के बाद क्या होगा, देखिए कि ये बरक़ी ख़वा है, मतलब वोल्टेज जिसको हम कहते हैं। बरक़ी ख़वा क्या है, तो किसी मोसिल के या बरक़ी खाने के सिरे पर बरक़ी बार की क़ुव्वत, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, बरक़ी बार, ख़वा मतलब क़ुव्वत, बरक़ी ख़वा मतलब बरक़ी बार की क़ुव्वत, तो बरक़ी बार की क़ुव्वत होगी, ये ज़्यादा ये कम। बरक़ी ख़वा, इसको और एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं बरक़ी ख़वा का फ़र्क, मतलब इसको वोल्टेज, या दूसरे ज़बान में और एक पोटेंशियल डिफरेंस सही वर्ड है इसके लिए, पोटेंशियल ताकत, पोटेंशियल डिफरेंस, ताकत में फ़र्क। एक ज़्यादा ताकत वाला सिरा मुस्बत, एक कम वाला सिरा मनफी, पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी पोटेंशियल ज़्यादा, इसकी पोटेंशियल कम। अगर आपका दिमाग अच्छा सही जगह पर है तो आप ये भी सोच रहे होंगे, किसी के जहन में सवाल पैदा होता है कि अगर सेल पर 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या। उसका मतलब ये है कि ऊपर के सिरे का बरक़ी ख़वा मतलब बरक़ी बार, और निचले सिरे का बरक़ी ख़वा, दोनों के बीच का डिफरेंस 1.5 वोल्ट, मतलब ये जो मुस्बत सिरा है इसमें इसका वोल्टेज जो रहेगा 1.5 रहेगा, और उसके बाद जो मनफी सिरा है वो 0 रहेगा, और इस तरह इसका फ़र्क आता है 1.5 माइनस 0 इज इक्वल टू 1.5। इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, और इसको हम V से ज़ाहिर करते हैं। तो एक सेल का बरक़ी ख़वा का फ़र्क 1.5 वोल्ट होता है। अब आप क्या होगा कि जैसे ही आपने बरक़ी तार से जोड़ दिया इसको, तो जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पहली चीज़ ये आ गया स्क्रीन पर बल्ब, और ये आ गया इलेक्ट्रॉन का बहाव। इलेक्ट्रॉन के बहाव को ये मैं थोड़ा सा आपको मार्क करने के लिए उसको रोटेट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन हमेशा मनफी से मुस्बत की तरफ बहेंगे, किताबों में यही जुमला लिखा हुआ है, मनफी से मुस्बत की तरफ बहेंगे। नहीं, इसका मतलब बच्चे क्या समझते हैं कि सेल के निचले हिस्से में मनफी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के ऊपर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन मोसिल में होते हैं, कंडक्टर में होते हैं, तार में होते हैं। वो तार में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रैंडम मोशन बोलते हैं उसको, बेतुकी तरह हरकत में, किसी भी रफ्तार से किसी भी सिमत में बहते हैं। तो वो अपनी जगह जहाँ पर है, मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों को क्लास में तो मैं ये बोलता हूँ, बेटे मनफी से मुस्बत की तरफ नहीं बोलना, मोसिल से, अपने मोसिल में अपनी जगह जहाँ है वहाँ से इलेक्ट्रॉन मनफी बरक़ी बारदार है वो मुस्बत की तरफ कशिश करना शुरू करें, तो इलेक्ट्रॉन का बहाव होगा ये इस तरह से, मनफी से मुस्बत की तरफ। जैसे ये मनफी से मुस्बत की तरफ जाते हैं तो मुस्बत से ज़्यादा बरक़ी बार जो है ये इसको बहाव का रास्ता मिल जाता है। कैसे, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह तब्दील करके मनफी से मुस्बत की तरफ जा रहे हैं, तो बरक़ी बार साथ में मुंतकिल करते हुए चलते हैं। बिल्कुल उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन बरक़ी बार को मुंतकिल करेगा, बुक में इस तरह की फिगर आती है उसके बराबर। तो इलेक्ट्रॉन बहते हैं, इलेक्ट्रॉन के बहाव की वजह से ज़्यादा बरक़ी बार कम की तरफ आएगा। जब ये बरक़ी बार ज़्यादा से निकलकर दूसरे सिरे तक पहुंचता है तब जाकर दौर मुकम्मल होता है, इसको हम कहते हैं सर्किट कंप्लीट होना। जैसे सर्किट कंप्लीट हो गया, ये जो बल्ब आपको नज़र आ रहा है बरक़ी दौर में लगा हुआ, ये चालू होना शुरू हो जाएगा। बरक़ी बार का बहाव बरक़ी रो कहलाता है।
बहाव के लिए सतह में फ़र्क होना ज़रूरी है, इसीलिए ये एक मुस्बत ज़्यादा एक मनफी कम तो बरक़ी बार बहेगा। ये ज़्यादा से कम की तरफ बहाव के लिए हम इसको बरक़ी दौर से जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते हैं, साथ में बरक़ी बार को मुंतकिल करते चलेंगे, इलेक्ट्रॉन बरक़ी बार मुंतकिल करेगा, बरक़ी बार मुस्बत से मनफी की तरफ जाएगा, दौर मुकम्मल, बल्ब चालू। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ें अगर आपको कंफ्यूज हो रही तो थोड़ा सा बैक जाकर फिर से उसको एक बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगी। वीडियो ज़्यादा तवील नहीं होना चाहिए। चलते हैं फिर आगे की तरफ। मैंने कुछ सवालात बनाए हुए हैं कि जौहर के 3 ज़र्रात में सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक ज़र्रा कौन सा होता है। अब बात होगी, इसका जवाब है इलेक्ट्रॉन। मैंने ऑप्शन कैसे डाले, तीनों ज़र्रात के नाम डाले, चौथा वर्ड मैंने न्यूक्लियन लिखा जो इनसे मिलता जुलता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जौहर के मरकज़े में होते हैं, न्यूक्लियस में, तो उसको मरकज़ी ज़र्रात या न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो किसी ने खाली रीडिंग कर लिया, न्यूक्लियॉन जहन में रहा, उसको तो कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए इस तरह के ऑप्शन डाले जाते हैं। फिर अगला सवाल कि इलेक्ट्रॉन मरकज़े के तरफ गर्दिश करते रहते हैं क्योंकि, तो इसका जवाब भी हमारी बात हो गई, ये नहायत छोटा ज़र्रा है, गलत। मनफी बारदार होने की वजह से प्रोटॉन की तरफ कशिश करते हैं, हाँ ये जवाब सही है इसका। मगर मैंने और कंफ्यूज करने के लिए नीचे जो 2 ऑप्शन डाले हैं वो देखिए कि वो सीधे ख़त में सफ़र नहीं कर सकते, इसलिए गोल गोल घूमते। डाल देंगे कुछ लोग, ये भी समझ में आने वाली बात है इसलिए। और उसके बाद इनमें से कोई नहीं या ऊपर के तीनों, इस तरह का कोई एक ऑप्शन हम लोग जनरली पेपर सेट करते वक्त हम लोग डालते हैं। चलते हैं आगे। अगला सवाल मैंने बनाया, इलेक्ट्रॉन के बहाव की सिमत कौन सी है। तो एक मुस्बत से मनफी सिरे की तरफ, मनफी से मुस्बत की तरफ, बरक़ी बार की तरफ, कोई मखसूस सिमत नहीं होती। तो इसका जवाब है मनफी से मुस्बत सिरे की तरफ, मनफी से मुस्बत बरख़ीरे की तरफ, मनफी से मुस्बत खुतुब की तरफ। खुतुब, सिरा, बरख़ीरा, 3 अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, कुछ भी आ सकते हैं, आप अपने अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल करके अपना सवाल बनाइए प्लीज़। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, बरक़ी खाने में ज़्यादा बरक़ी बार वाला सिरा क्या कहलाता है। तो ये मुस्बत सिरा या मुस्बत खुतुब या मुस्बत बरख़ीरा भी इसको हम कहते हैं। बाकी के तीनों ऑप्शन आपको बहकाने के लिए है। फिर उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डैश के बहाव को बरख़ीरो कहते हैं, बरक़ी बार के बहाव को बरख़ीरो कहते हैं। अब ऑप्शन देखिए मैंने यहाँ पे कैसे ऑप्शन सेट किए हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बरक़ी बार। चलो प्रोटॉन बहते नहीं याद होगा आपको, न्यूट्रॉन बहते नहीं याद होगा, ये 2 ऑप्शन नहीं है, 2 एलिमिनेट हो गए। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन और बरक़ी बार। अगर आपने आधा वीडियो अच्छा देखा तो आपको समझेंगे सर ने बोले तो इलेक्ट्रॉन जगह बदलते हैं, 3 कंडीशन है, आप डाल देंगे इलेक्ट्रॉन, मगर नहीं, इसका जवाब है बरक़ी बार का बहाव। मतलब बरक़ी बार जब बहता है तो बरख़ीरो बहती है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसका जवाब नहीं होगा, सही जवाब होगा इसका बरक़ी बार के बहाव को बरख़ीरो कहते हैं। ठीक है। फिर एक सवाल याद रहे बोल के मैंने यहाँ पर एक रखा कि ये इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन बहते वक्त बरक़ी बार मुंतकिल करते हैं, इसीलिए बरख़ीरो बहती है। चलिए इसके बाद चलते हैं, शायद मेरा प्रेजेंटेशन का आखिरी सवाल है, बरक़ी बार के बहाव की सिमत कौन सी है। मैंने पहले ऊपर एक सवाल डाला था कि इलेक्ट्रॉन के बहाव की सिमत, इलेक्ट्रॉन मनफी से मुस्बत की तरफ, बरक़ी बार मुस्बत से मनफी सिरे की तरफ, ये इसका सही जवाब है। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कुछ तशवीश है तो कमेंट में लिखिए, किसी एक मखसूस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। और अगर आपको इसका इम्प्रेशन कैसा लगता है, मतलब क्या चेंजेस अगर आप चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बताइए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकूँ। दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।